मोक्ष मार्गस्य नेतारं नेतारं कर्म भूप्रतां ज्ञातारं विश्व तत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र में परिग्रह परिमाण व्रत के अतिचारों पर हम विचार कर रहे हैं। और परिग्रह परिमाण व्रत के अतिचारों में कल जो हमने जिस पर थोड़ी चर्चा की थी, कल मतलब आखिरी क्लास। जब भी क्लास में कल बोलूं तो गई काल वालों कल नहीं, गई गयो लेक्चर एम। तो आ लेक्चर में આપણે પરિગ્રહ ઉપર ચર્ચા કરી અને અર્થશાસ્ત્રીય પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ થી, ઇકોનોમિક્સ ના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ થી આપણે બધી વસ્તુનું સંધાન કર્યું હતું કે જે કંઈ પણ આપણે કરવા જઈએ વધારે વસ્તુનો ઉપયોગ એ કંઈક ને કંઈક સૃષ્ટિના સંતુલનમાં मूलभूत वस्तुओं संतुलन में बगाड़वानुं काम करे छे। एटला माटे आपणे इन वस्तुओं का उपयोग मर्यादित करना चाहिए। हमेशा एक बात का ध्यान रखना कि हम भी इस धरती पर अन्य जीवों की भांति एक जीव हैं। हम इस सृष्टि के प्रमुख नहीं है, सर्वे सर्वा नहीं है, कर्ता धर्ता नहीं। इसीलिए जैसे बाइबल और कुरान में मनुष्य को सुपीरियर दर्जा दे दिया कि ये जो मनुष्य है ना, ये सब सुपीरियर है और सारी सृष्टि मनुष्य के लिए है। जैन धर्म कहता है नहीं नहीं, मनुष्य के लिए ऐसा नहीं है, सबके लिए है। अब सबके लिए वाले जीव अपने अपने लिए खोज लें जो जो जरूरी है। मर्यादित वस्तु का उपभोग कभी बुरा नहीं माना जाता, लेकिन अमर्यादित वस्तु का उपभोग और स्वामित्व हमेशा दोष के रूप में ही कहा जाता है। इसीलिए इस चीज को यहाँ पे हमने हाईलाइट किया था। अब यहाँ पे चूंकि हमें 5 अतिचार गिनाना है, क्या गिनाना है? 5 अतिचार गिनाना है। इसीलिए आचार्य ने 10 जो परिग्रह के भेद थे ना, उन 10 परिग्रह के भेदों में दो दो करके एक एक चीज को शामिल कर दिया। यानी देखो, जैसे अपन समझते हैं आचार्य ने 5 के नियम को, 5 की परंपरा को पकड़ के चला है, मतलब 5 तो होना चाहिए। और उसके लिए उन्होंने बोला कि क्षेत्र और वस्तु के प्रमाण का अतिक्रमण करना, दो दो कर दिए। क्षेत्र वस्तु एक में ले लिया, हिरण्य स्वर्ण एक में ले लिया, धन धान्य एक में ले लिया, दासी दास एक में ले लिया, और कुप्य मतलब होता है बर्तन, और एक वस्त्र रह गया। बराबर कि कुप्य और वस्त्र इनका प्रमाण। तो कहने के लिए यहाँ पर 5 अतिचार है, मगर फंडामेंटली देखा जाए तो 10 परिसरों को, 10 परिग्रहों को दो अलग अलग प्रकार से बताया जाए, दो दो प्रकार से बताया जाए। ठीक है, देखते हैं अपन। तो क्षेत्र वस्तु के प्रमाण का अतिक्रम करना, फिर हिरण्य सुवर्ण के प्रमाण, इस पर अपन ने चर्चा की थी। क्षेत्र मतलब खेतर, वास्तु मतलब रहवानी जगह। पछी हिरण्य सुवर्ण के प्रमाण का अतिक्रम करना। हिरण्य शू कहवाय? सोनू चांदी, सुवर्ण एटले कहवाय सोनू। तो जितनी जरूरत हो उससे ज्यादा सोना, उससे ज्यादा चांदी, उसका संग्रह कर। तो सबसे पहले नंबर का तो प्रश्न ये आता है, क्या सोना चांदी जरूरत में आते हैं? पहले नंबर ही नक्की कर, क्या सोना चांदी जरूरत में आते हैं? अगर गहराई से आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि सोना चांदी एक्चुअल में जरूरत नहीं है हमारी। सोना चांदी हमारी जरूरत नहीं है। सोना चांदी हम सोना चांदी मात्र और मात्र अपनी इच्छाओं के लिए पहनते। फिर भी कोई, हम जैसे मैंने आखिरी क्लास में आपको बताया था, इमरजेंसी यूजेस के लिए, किसके लिए? इमरजेंसी यूजेस के लिए ये सोना चांदी अगर कोई यूज करे तो क्या है? तो इमरजेंसी यूजेस में भी अगर वो कर रहे हो तो मर्यादित, अमर्यादित नहीं।
समझ में आया कि नहीं आया? और फिर कोई एक अगला प्रश्न करे कि यहाँ तो अच्छा रहा सोना चांदी बताया, डायमंड तो बोले ही नहीं, माणिक तो बोले ही नहीं, व्हाइट गोल्ड तो बोले ही नहीं, यानी वो अनलिमिटेड कर सकते हो ना, है? बोले नहीं, ऐसा नहीं है। सोना चांदी अगर लिमिटेड है तो जितनी भी यहाँ सोना चांदी एक एक, एक मेन चीज ली, बाकी कहना क्या चाह रहे, जो भी चीज आप महंगी वस्तु धातु के रूप में यूज करते हो वो सब परिग्रह, व्हाइट गोल्ड प्लेटिनम, कल के दिन कोई और नई वस्तु आ जाए, क्रिस्टल, माणिक्य, कोरल, कितनी चीजें होती। आप किसी ज्योतिष के पास जाओ, रत्नविद के पास में, वो रत्नों के इतने फायदे बताएगा, इतने फायदे बताएगा कि आपको लगेगा कि रत्न के बिना तो सम्यक रत्न भी खराब है, सम्यक दर्शन का रत्न भी खराब, इतना हद तक वो फायदा बताएगा। समझ में है? तो ये जो अप्रोच है, ये अप्रोच ठीक नहीं, समझे? तो कोई भी प्रकार की महंगी धातु हो, वो धातु यहाँ पर स्वीकार नहीं की जाती, ठीक है? हमेशा कोई चीज हो, और देखो सोना चांदी अगर आपका ध्यान हो चाहे ना हो, इनके औषधीय गुण भी हो। जैसे मैं चांदी का औषधीय गुण है शीतलता, बराबर, जिसको बहुत जैसे कहे ना पित्त की प्रकृति हो, उसे चांदी पहनने का बोला जाता है, बराबर। सोने का गुण क्या है, अग्नि उष्णता, जिसकी मतलब कफ वाली प्रकृति हो उसे सोना पहनने को बोला जाता है। अब एक्चुअल में कोई लॉजिकली चांदी और सोने में से पहने तो महंगे सस्ते से नहीं पहनेगा। अगर उसकी वो क्या कहते हैं पित्तमयी प्रकृति है तो भले ही वो व्हाइट गोल्ड पहन सकता हो, लेकिन वो क्या पहनेगा, तब चांदी ही पहने, बराबर। और जिसकी कफ की प्रकृति हो वो सोना पहनेगा। लेकिन आज ये बताओ, हम चांदी, कोई पैसे वाला हो करोड़पति और चांदी की चेन पहन ले, हाँ चांदी की चेन पहनता है, उसे तो हीरे का पहनना, मतलब पूरे जगत में उसकी खिल्ली उड़ जाए, क्योंकि हम सबसे बड़े बेवकूफ, हम मार्केट ने जिसे क्या कहते हैं बड़ा बोल दिया, हम उसे ही बड़ा मानते हैं। उसके कुछ वैद्यक गुण होते हैं, उसको हम नहीं जानते। आयुर्वेद कहता है कि सर्दी में सोने के गिलास में पानी पीना चाहिए। पता है आप, है? आयुर्वेद क्या कहता है कि सर्दियों में सोने के गिलास में पानी पी, और कहते हैं अगर अगर नहीं ऐसा कर पाते हो तो जहां पे पानी भरते हो उसमें कोई सोने, ये मैं कोई आयुर्वेद के टिप्स नहीं बता रहा हूँ आपको, मेरा उसमें इंटरेस्ट भी नहीं, आप जानते होंगे। हाँ बोलो हेतल बहन, इसमें भी प्रश्न? ज्यादा नॉलेज ના नहीं એટલે है। તમે સજેશન કરો છો કે મારે સોનાના ગ્લાસમાં પાણી પીવાનું? ના 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 ના, હું એ તમને એ જ કહેવા માંગુ છું કે આપણે બેવકૂફ નહીં બનવાનું। હું એમ કહું છું કે તમે હોય સગવડ તો સારું, મુદ્દા એ છે કે બે જોવાના જુદા જુદા એંગલ છે। મારે આમાં કોઈ સજેશન કરવાનો કોઈ મારો वो નથી, પણ હું શું કહેવા માંગુ છું ખબર કે છે. બે ડિફરન્ટ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ છે। એક પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ છે માર્કેટ બેઝડ અને એક પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ છે એના ગુણધર્મ બેઝડ। આપણી જે એપ્રોચ છે ને એપ્રોચ, એ એપ્રોચ માર્કેટ બેઝડ એપ્રોચ છે, ગુણધર્મ વિષયક એપ્રોચ નથી। મને આ બતાવવું છે, આ સિદ્ધ કરવું છે કે જો ધનવાન હો તો પણ જો તમારી પિત્તની પ્રકૃતિ હોય, એટલે ગરમી બહુ ચડી જતી હોય તો તમને ચાંદીનો આભૂષણ તમારા માટે છે। પણ એ જ હું કહું, કોઈ કોઈ ધનવાન વ્યક્તિ ચાંદીનો આભૂષણ નહીં પહેરશે। કેમ? એમ લાગે ચાંદીનો પહેરીશું તો લોકો તો સોનાથી ડાયમંડ તરફ જઈ રહ્યા છે, હું સોનાથી ચાંદી તરફ આવું એટલે ફરીથી આદિ માનવ બનવા તરફ હું જઈ રહ્યો છું। એવી ऐसी फीलिंग आएगी, जबकि यहाँ ऐसा नहीं है। सोना चांदी की पहले नंबर तो आभूषण के रूप में कोई आवश्यकता नहीं, समझे? समझे कि नहीं समझे? सोना चांदी कब परिग्रह हो जाता है कि सोना चांदी को आप आभूषण के रूप में पहन रहे हो तो परिग्रह हो जाता है। हाँ, सोना चांदी को आप सिक्योरिटी के रूप में पहन रहे हो, बराबर,
थोड़े बहुत ज्वेलरी आपने बचा के रखी है, इसके लिए नहीं कि मैं बड़ा, कि मैं महान, की दिखाएंगे ना, ये नहीं। एक मैंने लास्ट क्लास में आपको ये बातें बताई थी कि पुराने समय से ही आभूषणों को एक प्रकार की एफडी समझा जाता था, और वो है भी, इसमें कोई गलत नहीं। उसे क्या माना जाता था? एफडी, कि जब तक पहनना है तो पहन रहे हैं, नहीं तो कभी भी मुश्किल में फंसे तो बस उनको बेच के अपन निकल लेंगे। तो एक प्रकार की वो क्या है? फिक्स डिपॉजिट। तो यहाँ पे उसका भोग परक पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, वहां पर एक है सुरक्षा परक, और गृहस्थ को अपनी सुरक्षा का, आर्थिक सुरक्षा का विकल्प होता है। वो परिग्रह का पाप नहीं है, गलत है, सब विकल्प गलत है, लेकिन ये बहुत सारे भूमिका अनुसार विकल्पों में से एक विकल्प। बराबर समझे कि नहीं सर? फिर दूसरा, सोना चांदी इन हर एक धातु का अपना अपना एक औषधीय गुण है। क्या है? अपना अपना एक औषधीय गुण है। तो अगर आप इन चीजों को गहराई से जानते हैं, बराबर, जैसे मैंने 2 एग्जांपल दिए आप, और मेरा दिमाग मत खाना इस विषय में, क्योंकि वो उस विषय में मैं आपको ले जाना नहीं चाहता, समझे? बाकी धातु विज्ञान एक अपने आप में अलग विस्तृत विषय है। तो उसके 2 एग्जांपल दिए मैंने कि अगर आप अपनी प्रकृति जानते हैं तो, और उसके हिसाब से आप कोई चीज पहन रहे हैं तो वो ठीक है, क्योंकि वहां आपको फैशन का शौक नहीं है, वहां आप एक उपचार कर रहे हैं, औषधि ले रहे हैं एक प्रकार की। तो जैसे मेडिसिन लेते हैं वैसे धातु के आभूषण है। इवन देन मैं आपको भी बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहता, लेकिन एक बात बताता हूँ कि हर भारतीय संस्कृति में जितनी भी चीजें जो आभूषण के रूप में पहनाई गई हैं, वो कट डोरा हो, बाजूबंद हो, कर्णफूल हो, इन सबके औषधीय गुण। हर चीज जो पहनी बताई जाती है वो एक प्रकार से एक प्रकार की सपोर्टिव मेडिसिन थी, लेकिन धीरे धीरे वो चीजें गायब होती जा रही हैं, और उनकी जगह ये विचित्र विचित्र से शौक, बालों में कलर करना, बराबर, टैटू बनवाना है, नाक को यहाँ से छिदवाना, और ना जाने क्या। पहले जो बनाए गए थे उनमें शरीर का और आपकी धातुओं का और उचित एक्यूपंक्चर का, इन सब चीजों का विचार करके वो चीजें डिसाइड की गई थी कि इसी धातु का यहाँ पहना जाए। आपने कभी विचार किया पहले के समय में कभी भी सोने के आभूषण पैरों में नहीं पहने जाते? इसके पीछे पूरा विज्ञान लोगों ने धीरे धीरे से स्टेटस सिंबल मान ली। समझे कि नहीं समझे? बहुत सारी बातें हैं, वो एक अलग मैटर है, मैं उस सेपरेट लेक्चर में नहीं जाना चाहता। लेकिन एक बात समझो कि भारतीय संस्कृति में कोई भी चीज बेफिजूल नहीं। जो भी चीज का अगर आप ओरिजिन खोजोगे तो उसके पीछे कोई विज्ञान कहीं ना कहीं आपको दिखाई देगा। ये बात अलग है कि वो सारा विज्ञान हमें कथाओं के रूप में, वो सारा विज्ञान हमें परंपराओं के रूप में मिला। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन इससे उसकी वैज्ञानिकता कम नहीं हो जाती। ठीक है, आप भूल गए, आप जानना नहीं चाहते, वो हमारी समस्या है, लेकिन इससे उन चीजों की अपनी अपनी एक वैल्यू है, अहमियत है, वो खत्म नहीं हो जाती। खैर, बात तो मुद्दे की केवल इतनी करनी थी कि सोना चांदी को आप लग्जरी के रूप में उपयोग मत करो। सोना चांदी को मात्र 2 उपयोग मैंने बताए, एक एफडी के रूप में और एक औषधि के रूप में। यहाँ पे भोग की बात नहीं है, दिखावे की बात नहीं है, बड़प्पन की बात नहीं है, अभिमान की बात नहीं। यहाँ पे 2 ही चीजें मुख्य हैं, पर उतना जितना हो तो परिग्रह परिमाण के व्रत के अंदर आएगा, और उसके आगे जो हो सो वो अतिचार कहलाए। यहाँ पे कोई समस्या है इतनी बात समझने में? खुशी बहन, हितल बहन, सबको ऑलराइट? दीपेश भाई कुछ कहना चाहते हो? हाँ, આપણે જેમ તમે કીધું કે ગોલ્ડમાં ઇન્વેસ્ટ કરાય મીન્સ કે એફડી તરીકે, તો પછી શેરમાં કરાય કે નહીં એમ? શેર માર્કેટમાં શેર છે શું? હવે એક નવો પ્રશ્ન તમને સામે રાખ્યો, ઇમરજન્સી. હા, હું એ જ કહું છું, શેર બીજું કઈ નથી. શેરને અમુક લોકો સમજ્યા વગર સટ્ટા કહી દે છે, આ પણ ખોટી વસ્તુ છે. અને શેરમાં
આંખો બંધ કરીને નાખવાનું પૈસા આપણું. શેર એક પ્રકારનું વ્યાપારનું પેટર્ન છે. તમે કોકને પૈસા આપો છો, એની સાથે તમને એટલે એક જાતિનો એમાં પૈસા લગાડ્યા કે ભાઈ એ મારો પાર્ટનર, હવે એ પ્રગતિ કરશે તો એનો અમુક અંશ મને મળશે, એ પતન કરશે તો એનો અમુક અંશ મારાથી જશે. એ સિમ્પલ તમને ખબર હોય છે, બરાબર. તો એ કાઇન્ડ ઓફ શું છે તમારો બિઝનેસ. તો બિઝનેસ નો તો શાસ્ત્રમાં નિષેધ નથી, એટલે શેર નો પણ નિષેધ નહીં. પણ જેમ કે બિઝનેસમાં શેમાં ઇન્વેસ્ટ કરવું છે, તમે જૈન થઈને ચમડાની દુકાન ખોલો, નોનવેજ ની દુકાન ખોલો તો શોભે? બોલે ના શોભે. એવી જ રીતે તમે એવી કંપનીઓના પાર્ટનર બનો કે જે આ કોઈ પ્રકારના વ્યવસાયમાં લિપ્ત હોય તો એ વસ્તુ ઠીક. એટલે શેર એક પ્રકારનો વ્યાપારનો જ પ્રકાર છે. આટલું છે કે તમે એમાં ઓનલી પૈસા લગાવો છો, વહીવટ બીજો કરો છો, આટલું છે. પણ જેમ તમે પૈસા લગાવતી વખતે તમે આટલું ધ્યાન હોવું જોઈએ કે જે પૈસા હું જ્યાં લગાવું, હિસ્સેદાર છું હું. કેવો છું? હિસ્સેદાર છું. કોઈ પણ રીતે જો એ કંપની ગલત વસ્તુમાં ઇન્વોલ્વ છે, બરાબર, ગલત વસ્તુ સેન્સ નોનવેજ છે, અભક્ષ છે, બીજી કોઈ વસ્તુમાં ઇન્વોલ્વ છે, તમે એના પાર્ટનર, બરાબર. બાકી વ્યાપાર કરવાનું તો કોઈ ક્યાં નિષેધ ક્યાં કીધું છે? ગ્રસ્ત જીવન વ્યાપાર વગર શું વ્યાપાર નહીં કરશે તો ભીખ માંગશે, શું કેવી રીતે કરશે? એનો કોઈ અલ્ટરનેટ નથી. વ્યાપાર નહીં કરે, નોકરી નહીં કરે, ખેતી નહીં કરે તો શું કરશે? ભીખ માંગશે. તો વધારે ખોટું છે, બરાબર. તો શેરમાં કરી શકાય, પણ આંધળા થઈને નહીં, આંખ ખોલીને તપાસ કરીને, બરાબર. અને બીજા નંબરની વાત કહું, અધિક લોભના એંગલથી નહીં કરતા. કેમ કે અધિક લોભના એંગલથી કોઈ પણ કામ કરો એ ધર્મની દ્રષ્ટિથી નિષિદ્ધ જ થઈ જાય. ખબર પડી ને? બરાબર. કોઈ બી વસ્તુમાં અધિક લોભ તમારો જોડાઈ ગયો તો એ વસ્તુ તમારા માટે પતનનું કારણ જ છે. ખ્યાલમાં આવે છે? વસ્તુ ધ્યાન રાખો. ઓકે, ક્લિયર? આ હિરણ્ય સુવર્ણ ખ્યાલમાં આવ્યું? હે, ઠીક છે ને? આગળ વધીએ. હા, કઈક અંદરમાં હો તો કહો ખુશીબેન, શું વિચાર ચાલતું? ના સર, આ વખતે કોઈ વિચાર નહોતો. અચ્છા, હે, તો કઈ બીજું? હા, સારું, સરસ. ચલો, तीजा नंबर ની વાત, धन धान्य के प्रमाण का अतिक्रम. धन धान्य, હવે અહીં ધન નો મતલબ શું લેવાનું? ધન નો મતલબ હે મિલકત, સંપત્તિ, પૈસા, બધું. जो समझो, सामान्यतया धन का मतलब हम लोग मनी मान लेते हैं. मनी नहीं है, रुपये को धन नहीं कहा. शास्त्रों, ये जब शास्त्र लिखे गए तब रुपया चलते ही नहीं था. 2000 साल पुराना है, आपको पता है. वो 2000 साल पहले पैसा तो था नहीं, तो लोग कैसे करते थे? हमने एक पेंसिल आपको दी, आपने बाजू से हमें शॉर्पनर दे दिया, हमने आपको शॉर्पनर दिया. सिस्टम की भाई पार्टर सिस्टम. पार्ट में गुजराती કહો છો? બાર્ટર સિસ્ટમ. અચ્છા, એટલે બાર્ટર સિસ્ટમ હિન્દી નો છે, ગુજરાતી નો છે, ઇંગ્લિશ નો છે? કઈ ભાષાનો શબ્દ છે? ઇંગ્લિશ નો છે સર, ઇંગ્લિશ. બાર્ટર સિસ્ટમ કહેવાતું હતું. હા હા, સરળ. આ પેટર્ન થી ચાલ. અહીં ધન નો મતલબ પશુ લેવા, ગોધન, અશ્વધન, ગજધન. આજે પણ જે માલધારી સમાજ છે, બરાબર, માલધારી કહીએ ને, પણ માલધારી, એ માલધારી કોને માલ કહે છે? કયો માલ ધારણ કરે છે? बोलो, कभी मालधारी गांव के लोग हो ना, गांव के लोग, अभी जैसे बाढ़ वगैरह आई है तो उनके इंटरव्यू लेते, બધું માલ તણાઈ ગયો. માલ તણાઈ ગયો એટલે શું ગયો, ક્યાં ગયો? बोले माल એટલે गाय, बकरी, घोड़े. जो घोड़े तो आजकल कम होते हैं, लेकिन गाय, बकरी, भेड़, इनको ही क्या बोलते थे? माल. उनकी नजर में माल मतलब पैसा नहीं होता, उनकी नजर में माल मतलब हीरा मोती नहीं होते.
उनकी नजर में माल मतलब पशुधन होता है। क्या है? पशुधन। तो उसका प्रमाण रखना। आज के जमाने में पशुधन को अगर हटाओगे तो क्या ले सकते हैं उसकी जगह? है? बोलो। सर व्हीकल, वेरी गाड़ी। गुड, व्हीकल, सिंपल। पशुओं का उपयोग क्यों करते थे? हैं? भाई बैल का उपयोग खेती बाड़ी में, घोड़े का उपयोग आने जाने में। अब घोड़े की बजाय आ गई जगुआर। बराबर। और क्या कहते हैं, बैलों की जगह आ गए ट्रैक्टर, टू व्हीलर, ये सब आ गए ना एक दूसरे। तो इसका प्रमाण कर, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। देखो मैं कई बार ये वर्तमान अर्थशास्त्र की गणित से बड़ा दुखी रहता। एक घर में 4 व्यक्ति और चारों की अपनी अपनी गाड़ियां हैं। क्या है? वो अमेरिका सिस्टम हो गया है। भारत में भी जितने व्यक्ति उतनी कार। मगर अब वो कहते हमारे पास पैसा है तो हम ले सकते हैं। लेकिन पैसा है तुम ले सकते हो, बात बराबर है, लेकिन लोगे कहाँ से? लोहा यहीं से लोगे। बराबर। तो लोहा धीमे धीमे तुम निकालते जाओगे तो पूरी की पूरी वो खाने कमजोर हो जाएंगी। ये जितनी भी ज्यादा जो अव्यवस्था हो रही है, ये अविवेक पूर्ण खनन से हो रही। वस्तुओं का उपयोग कभी, देखो कुदरत में एक रिप्रोडक्टिंग सिस्टम है, लेकिन उसकी स्पीड स्लो है। हमने जो कंजम्पशन सिस्टम बनाया है उसकी स्पीड बहुत फास्ट है। अब फंडामेंटल प्रॉब्लम ये है कि कंजम्पशन डे बाय डे बढ़ता जा रहा है और प्रोडक्शन मतलब कुदरत का जो है साइकिल वो बहुत धीरे धीरे हो रहा है। तो नेचुरली क्या होते जा रहा है, रिसोर्सेस बहुत कम होते जा रहे हैं। इसके कारण सारी सृष्टि में असंतुलन हो गया है और इसी के कारण आए दिन सारी की सारी समस्याएं हो रही। पॉइंट समझ आ रहा है कि नहीं यार? तो बात ये है कि भले ही आपके पास में साधन हो, लेकिन आपको उपयोग, मर्यादित उपयोग की ही छूट है, अमर्यादित उपयोग की छूट नहीं। आप करोड़पति नहीं अबजपति हो, दुनिया के एकमात्र आप धनवान हो, तो भी आपके पास में अनलिमिटेड साधन होने के बावजूद भी लिमिटेड उपयोग की ही परमिशन है। बराबर ख्याल में आया कि नहीं है? समझे? तो धन के रूप में वहां पे आप व्हीकल का परिमाण करो, धान्य के रूप में, धान्य के मामले हम जरूर परिमाण वाले होते हैं। ये क्या मैं व्यंग अर्थ में बोल रहा हूँ। धान्य मतलब क्या होता है? धान्य मतलब क्या है? जैसे धन मतलब गोधन लिया, वैसे धान्य मतलब क्या होता है? बोलो। अनाज। अनाज धान्य है। गेहूं चावल। बोले हाँ पंडित जी ये बिल्कुल सही है, हम बिल्कुल, पहले के लोग बेवकूफ थे जो साल भर भर का रखते थे। हम तो आज खत्म होता है 5 किलो गेहूं आशीर्वाद का लेके जाते हैं, चावल खत्म होते हैं चावल ले आते हैं, मतलब बिल्कुल प्रमाण से भरते हैं। अब ये जो बात है ना, ये एकदम गलत। बराबर। क्योंकि अब समझ रहे हो, साल भर का अनाज रखना, क्योंकि सीजन पे जो अनाज आता है, वो सीजन पे अनाज जो आता है वो पौष्टिक होता है, शुद्ध होता है, जीवात आदि उत्पत्ति नहीं होती। और आप वहां पे प्रोसेसिंग वाला अनाज लेकर आते हो, उनको प्रोसेस करने में कितने जीव जंतुओं का वो घात करते हैं, क्या करते हो, सब दोष आपके ऊपर आ। और उसमें जो लोट वगैरह जो लोग क्या कहते हैं पैक्ड ला रहे हैं, ये टोटली गलत सिस्टम। मैंने एक बार एक वीडियो भी शायद रखा था, जो एग्रीकल्चर जो होते हैं ना, वो कहते हैं कि भाई ये आशीर्वाद हो चाहे शक्ति बोध हो चाहे कोई भी आटा हो, आपके घर में जब आप आटा रहते हैं 10-15 दिन से ज्यादा जैसे ही आप करते हो उसके अंदर जीवात हो जाते हैं। और जो आप ये पैक्ड आटा लाते हो 6-6 महीने तक ये अच्छा रहता है। क्यों साहब? क्यों? उसने बोला कि लिटरली उनके अंदर पेस्टिसाइड डाला जाता, क्योंकि आटे का तो गुणधर्म है ही कि अनाज के रूप में टिक जाता है और लोट के रूप में खराब हो जाता है। अब अगर उन्होंने, ये क्वेश्चन आपको होना चाहिए, ये कोई जैन धर्म नहीं बता रहा, पेस्टिसाइड डाले जाते हैं, ये तो डॉक्टर्स बोल रहे हैं
जीवों का घात होता है, ये जैन धर्म का है। आटे का जब गुणधर्म है, ये आपको हमको सबको प्रश्न होना चाहिए सबको, कि ये जो भी आप फूड लाते हो, जब आप घर में बनाते हो तो जल्दी बिगड़ जाता है, बराबर, और वही फूड आप बाहर से लेके आते हो तो चलता है। तो ऐसा क्या उसके अंदर डालते हैं जिससे वो ज्यादा चलता है? एक जागृत व्यक्ति के रूप में आप प्रश्न कर सकते कि नहीं कर सकते? तो उस वैज्ञानिक ने कहा कि वो लिटरली उसके अंदर पेस्टिसाइड डालते हैं जो आपके शरीर को खराब करते हैं। इसीलिए अनाज के रूप में मैं आपको कहना चाहूंगा कि साल भर का अनाज जो भी जिस सीजन में आता है, जो हमारी परंपरा है कि 12 महीने का गेहूं भर लिया, 12 महीने का चावल भर लिया, दाल भर ली, सीजन के अनुसार अनाज को भरना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके हिस्से की क्या कहते हैं, जैसे कि ना सिक्योरिटी, आपके हिस्से की सुरक्षा, मर्यादित तरीके से सुरक्षा, जैन धर्म के अनुसार सुरक्षा आप करोगे। आप अगर उसको नहीं खरीदोगे तो गेस्ट हाउस में पड़ा रहेगा, गेस्ट हाउस में कीटनाशक डाल डाल के सुरक्षा करते जाएंगे, उससे जीव मरेंगे और आपके शरीर को बिगाड़ देंगे। अनाज की क्वालिटी खराब होगी, आपको जीव दिखाई नहीं देंगे लेकिन गुणवत्ता क्षीण हो जाएगी, फिर आपका शरीर उससे बनेगा, आपके शरीर में वो बीमारियां होगी। इसीलिए साल भर को जो बनने की परंपरा, उतना भरे सो मर्यादित। तो यहाँ बोले अमर्यादित किसको बोला? बोले अमर्यादित उस समय की बात है कि जब अकाल दुकाल पड़ते थे, बराबर, तब लोगों के पास में खाने नहीं होता था, और कुछ लोग ऐसे जो 10-10 साल का अनाज भर लेते। तो लोग मरे जा रहे हैं और तुम 10-10 साल का अनाज भर रहे हो, ये अमर्यादित वस्तु, इसका प्रमाण, ठीक है। तो धान्य का जो भौतिकवादी परिमाण है, भौतिकवादी मतलब आजकल माताएं बहनें कर रही, ज्यादा घर में नहीं रखना, ज्यादा जरूरत पड़े तो लेके आ जाना, जरूरत पड़े तो लेके आ जाना, ये जो पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहे हैं उसको प्रमाण नहीं बोला। साल भर का अनाज भरना वो प्रमाण में ही, 5-5, 10-10, 50-50 साल का पहले भर लेते थे, अनाज के कोठार होते थे, उसे अप्रमाण का। ठीक है, क्लियर? इसमें कोई प्रश्न है? इसमें तो, इनमें तो बहुत सारे प्रश्न होने चाहिए अगर आप गहराई से विचारें, सावधानी के रूप में, सुरक्षा के रूप में, बहुत सारे प्रश्न हैं। ठीक है, आप सब लोग अगर उस चीज को गहराई से समझते हैं तो बात नहीं है, लेकिन ये एक ज्वलंत मुद्दा है कि कौन सी चीज कब प्रमाण में होती है और कब प्रमाण के बाहर। बराबर, साल भर अन्न का संग्रह वो प्रमाण में, लेकिन 5-10 साल से करना वो प्रमाण का अतिक्रमण। साल भर संग्रह करना भी किसके लिए बोल रहे हैं? क्योंकि आपकी सुरक्षा, अहिंसा का पालन, ये चीज वहां पर मुख्य आ जाती है। ठीक है ना? आगे फिर धान्य हो गया। अब दासी और दास्य, ये भी एक बड़ी गजब बात। दासी दास्य, इसमें मैं इसीलिए बात कह रहा हूँ कि आज के जमाने में ये चीज थोड़ी इरिलेवेंट हो गई, क्योंकि आजकल क्या है, दासी दास पोसाते नहीं। लेकिन पहले कौन सी प्रथा थी? दास प्रथा थी। दास प्रथा थी मतलब लोगों को बीच बाजार में बेचा जाता, और सैकड़ों सैकड़ों ऐसे एग्जाम्पल मिलते थे जहां पर लोग अपने लिए गुलाम खरीदते थे। ये अंग्रेजों ने आकर, ब्रिटिशर्स ने आकर, और ये अमेरिकन लोगों ने बहुत सारे लोगों को दिहाड़ी मजदूरी के नाम पर, मतलब ऐसा होता था कि गुलाम हो गया मतलब उसका पूरा जीवन किसका? उसके मालिक का। बस मालिक उसे खाने पीने देगा, बाकी पूरा काम उसे किसके लिए करना है? अपने मालिक के लिए कर। और ये ऐसे एक्सेप्टेड था, इसीलिए आचार्यों ने कहा कि भाई अब सब जगह ये चल रहा है तो हम रोक तो नहीं सकते, लेकिन इतना तो जरूर है कि भैया तुम्हें एक मजदूर की जरूरत होती है तो तुम एक के ही स्वाम को दास के रूप में रखो, एक को ही दासी के रूप में रखो, अन्य अनियंत्रित ज्यादा मत रखो। ये बात यहाँ बताना चाहिए। ठीक है, बराबर ख्याल में है? तो दासी और दास, आज के समय में तो आप किसी को दास बना ही नहीं सकते। आज के समय में अगर आप दास बना रहे हो तो आप कानूनन रूप से ही गलत हो गए हो, तो धर्म तो आता ही नहीं है बात। समझो, धर्म के जो नियम है ना वो कानून से गहरे, कानून फिजिकली ग्रहण करता है और धर्म आत्मिक रूप में ग्रहण करता है। जो चीज कानूनन निषिद्ध हो जाती है, धर्म की दृष्टि से तो बाय डिफॉल्ट निषिद्ध है। हाँ, ये बात जरूर है
कि जो धर्म के द्वारा निषिद्ध हो वो कानून में निषिद्ध हो, ये जरूरी नहीं है। जैसे किसी के प्रति गुस्से का भाव रखना ये कानूनन गलत नहीं, धार्मिक रूप से गलत है, बराबर, लेकिन किसी को मार देना वो तो कानूनन रूप से ही गलत है, तो धर्म में गलत होने का तो प्रश्न ही नहीं होता फिर। तो आज दासी दास रखे ही नहीं जा सकते, तो फिर उसके प्रमाण की बात कहां से आई? आज किसी को दास नहीं बनाया जाता। आज के समय में एम्प्लॉय होते हैं, सेवक होते हैं, मतलब आप उनसे अपनी सेवा कराते हो और उसके बदले में उन्हें कोई सैलरी देते हो। दिहाड़ी मजदूर जैसा, दिहाड़ी भी नहीं कह सकते उसे, बंधुआ मजदूर जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। दिहाड़ी को तो फिर भी दिहाड़ी मिलती है, बंधुआ मजदूर क्या होता है कि बन गए बस कुल परंपरा से, बराबर। जैसे वो बाहुबली पिक्चर में कटप्पा था उस टाइप का, कि अच्छा हो बुरा हो लेकिन क्या है हम बने हुए, वो कॉन्सेप्ट नहीं चलता, ठीक है। और अब आप उसमें करोगे अब चलता ही नहीं है, तो आप इस सूत्र के आधार पे बोलो नहीं साहब हम प्रमाण करेंगे, हम 5 कटप्पा पालेंगे। अरे 5 कटप्पा क्या, 1 कटप्पा भी रखना आप वो क्या है, कानूनन गलत। और जो कानूनन गलत है वो धर्म से तो गलत हो ही जाता है, ऐसा। ओके, चलो आगे का। दासी दास हो गए, उसके प्रमाण का तो प्रश्न नहीं होता। हाँ, लेकिन इसमें इतना जरूर आप कर सकते हो कि जो भी आप अपने एम्प्लॉय रखो, बराबर, एम्प्लॉय ऐसे मत रखना कि जिससे आप अपनी कर्मठता को खो दें, बराबर। शरीर के लिए श्रम आवश्यक है, शरीर के लिए श्रम आवश्यक है, दिखावे के लिए, बराबर, बताने के लिए, मात्र प्रमाद के एंगल से हर चीज के लिए सेवक सेविका रख लेना, ये आपकी इस मशीन का अपमान है जो मशीन आपको प्राप्त हुई। ये मशीन है ना, शरीर बेस्ट है, सबसे दुनिया का बेस्ट में बेस्ट है, लेकिन आपने हर काम के लिए क्या रख लिए, सेवक रख लिए, तो फिर वो आपकी मशीन बिगड़ जाएगी, इसका ध्यान रखना। आगे क्या कहते हैं, कुप्य मतलब बर्तन, और यहाँ पे एक लिखा नहीं है जो चीज बाय डिफॉल्ट, वस्त्र, ये बहुत जरूरी है आज के समय में। उन्हें अरे अरे साहब ब्लैक फ्राइडे सेल चल रही, ब्लैक फ्राइडे है ना, चल रही कि नहीं चल रही है साहब, मिंत्रा। चलो अब जरूरत नहीं है तो भी 2-5 कपड़े ले ली, जरूरत नहीं है माता फिर राह चलते पकड़ लेना, भले ने एक गए थे लेकिन 2-4 लेकर जा, गम्यू तो ले ली तू, गम्यू तो ले ली तू। અને પછી धर्मराज पति क्या करेंगे, धर्मपति तो यही विचार मना करो तो कि तुम ध्यान नहीं रखते, पहली तो 10 जोड़ी लेने आवे तो 20 जोड़ी लेने आऊं, તમે આમ આ છે તો પતિ કે મૂકો ને માથા કૂટ બે ની 3 લઈ લો। એક ડ્રેસ વધારે આપવાથી જો એવો ભ્રમ થતો હોય કે હું મારી કેટલી મારી કેર કરે છે તો પતિ કે પોસાશે, હે હું ફેર પડવાનું, પોસાશે એ 500-700 રૂપિયામાં, બરાબર। પણ મુદ્દા એ નથી, આ સોચ વાળી વાત છે કે જ્યારે તમારી વસ્ત્રની જરૂરિયાત લિમિટેડ છે, બરાબર, સમજ્યા। વસ્ત્ર પહેરવા જોઈએ, सीजन मुजब पहनवा જોઈએ, फैशन मुजब नहीं कहते, सीजन मुजब પહેરવા જોઈએ, प्रकृति मुजब પહેરવા જોઈએ। શિયાળો હોય તો ભારે કપડા પહેરો, ઉનાળો હોય તો પતલું, આ છૂટ છે। પણ ના, ગમે તેવો શિયાળો હોય કડકડતો, પણ મારી તો કેવી ડ્રેસમાં અહીંયાથી ફાટેલી હશે, અહીંયાથી ફાટેલી હશે, બરાબર, ચનિયા ચોલી જ રહેશે, સ્વેટર તો પહેરાશે જ નહીં, આ મૂર્ખતા, આ મૂર્ખતા કે આટલા પછી કોઈ કે આટલી મોંઘા કપડા પહેર્યા, 5000 ની ડ્રેસ, પછી સ્વેટર પહેરેલો તો દેખાશે ક્યાંથી, આ મૂર્ખતા છે, બરાબર, સમજ્યા। ગરમી 40 ડિગ્રી ચાલી રહી છે તો કોટ પેન્ટ બ્લેઝર પહેરી પહેરીને ફરવું લગનગાળો છે, મૂર્ખતા છે। એટલે અમુક વસ્તુમાં એક વિચાર હોવો જોઈએ કે વસ્ત્રની પરમિશન છે, વસ્ત્ર હોવા જોઈએ, સારા હોવા જોઈએ, ઋતુ મુજબ હોવા જોઈએ, આટલી વસ્તુ તો આચાર્યોને આપી છે તમને। હવે તમે નહીં ઢગલાવર વસ્ત્ર હોવા જોઈએ, ફેશનેબલ હોવા જોઈએ, આ વસ્તુની પરમિશન નથી। આચાર્ય કહે છે કે ભાઈ થોડુંક મગજને ચલાય, ગાંડાની જેમ ના, લેકિન આખા જગતમાં આવું ચાલે છે, બરાબર। એટલા માટે શું થઈ રહ્યો છે, વસ્ત્રોનો પ્રમાણ વધી રહ્યો, આખા ના આખા વાર્ડરોબ ભરેલા હોય છે, અને તોય
રાખવા માટે જગ્યા નથી અને પહેરવામાં ખબર નથી પડતી શું પહેરવું, તો આ બધાનું શું કરે છે, મૂકી દો, કોઈને આપી દો. નથી કેતો કે નથી લો, નવા કપડા લો, પણ નવા લો તો જૂનો કોઈને આપી दो. समझा कि नहीं? समझो, यही सब चीजें क्या करती पता है, अत्यंत परिग्रह, अति परिग्रह जो होता है, वो अति परिग्रह आपको अति धनार्जन के पीछे दौड़ता है, और अति धनार्जन आपसे अति पाप कराता है. अति धनार्जन आपसे अति अति ये दुनिया भर के काम में उलझा, स्वाध्याय छुड़ाता है, आत्मज्ञान छुड़ाता है. इसीलिए आचार्य ने बोला प्रमाण में रहोगे बराबर, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे वाली बात, कि जितने लिमिटेशन में रहोगे उतने फायदे में रहोगे, और जैसे ही आप उसके अतिक्रमण को छोड़ते हो तो फिर हर चीज गड़बड़ हो जाती. कुप्य का मतलब लेना बर्तन, और वस्त्र का मतलब लेना ये कपड़े वगैरह, बर्तन आदि भी प्रमाण में होना चाहिए. आजकल देखो कितना वजन बढ़ गया बर्तनों का. अब क्या है, नॉर्मल सब स्टील में पहनते हैं वो है, लेकिन वो कोई गेस्ट आ जाए तो कांच की गिलास में पानी देना. नॉर्मल सब स्टील की थाली में खाते हैं, तो गेस्ट आ जाए तो उसमें लगा देना. अब ये सब करोगे क्या तुम, ये तब भर भर के रखोगे ना बर्तन वगैरह, ना पण सारू ना लागे ना ये जी स्टील. अरे भाई स्टील सारी वस्तु છે, થોડું વિચાર કરવું તો તાંબા કાંસાનો વિચાર કરી શકાય, સ્ટીલનો છોડીને કોઈ કાચનો વિચાર ના કરાય, પ્લાસ્ટિકનો તો વિચાર કરાય જ નહીં. અભક્ષ્ય ધાતુ છે, પ્લાસ્ટિક અભક્ષ્ય છે. મોન ચાઇના બોનથી બનેલી છે. સર પ્લાસ્ટિક કઈ રીતે ભક્ષ? કેમ? આ કુદરતી છે. એક તો સૌથી પહેલા રોગકારક, બીજા નંબર એની પ્રોસેસ કેવી રીતે થાય, એટલે